Good evening, friends. Welcome to Juris Prep क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मीन प्रॉफिट। सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 डिफाइन करता है व्हाट इज मीन प्रॉफिट। इसी तरीके से ऑर्डर 20 रूल 12 भी प्रोवाइड करता है प्रोविजंस फॉर डिग्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट को हम कैसे लिखते हैं? MESNE। इट इज प्रोनाउंस्ड एज मीन प्रॉफिट। S is silent in this word. मीन प्रॉफिट इसे डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12। डेफिनेशन ऑफ मीन प्रॉफिट। कैसे डिफाइन किया गया है? पहले इसकी बेयर प्रोविजन को थोड़ा पढ़ ले, फिर मैं आपको समझाता हूं मीन प्रॉफिट का मीनिंग क्या है। मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट मीन्स दोज प्रॉफिट्स which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profit due to improvements made, but the person in wrongful possession। यह है इसकी डेफिनेशन। प्रॉफिट मीन्स का मीनिंग क्या है, इसका डिफाइन कैसे किया गया? ये वो प्रॉफिट्स हैं जो कोई रॉन्गफुल पोजेशन में पर्सन ने अपनी आम सूझबूझ से ऑर्डिनरी डिलीजेंस कमाए हुए हों। इसके साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, लेकिन जो उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट्स किए हैं, कुछ सुधार किए हैं उस प्रॉपर्टी में, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक घर है, एक हाउस है। बी इस हाउस के पोजेशन में है। ओनर ऑफ हाउस कौन है? ए। ओनर ऑफ हाउस कौन है? ए है। पोजेशन इसका बी का है। बी का पोजेशन जो है ये लॉफुल नहीं है, ये रॉन्गफुल पोजेशन है। रॉन्गफुल पोजेशन है। रॉन्गफुल पोजेशन मीन्स जो लीगल तरीके से नहीं लिया गया है। लीगल तरीके से कैसे होगा? जैसे व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने लीज पे लिया हो, रेंट पे लिया हो, या उसके पास लाइसेंस हो
इस घर में एंटर करने का, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। उसने मॉर्टगेज पर भी नहीं लिया। इसके पास क्या है? रॉन्गफुल पोजेशन है। अब इस रॉन्गफुल पोजेशन से भी जो भी कमाई कर सकता है विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, आम सूझबूझ के साथ जितनी वो इस हाउस से कमाई कर सकता है, दोज आर कॉल्ड मीन प्रॉफिट। ये जो मीन प्रॉफिट है, इनके लिए ए एंटाइटल्ड है, ओरिजिनल ओनर एंटाइटल्ड है। जो भी ये प्राप्त कर सकता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पर इंटरेस्ट भी मिलेगा ए को। लेकिन अगर बी ने इस हाउस में कोई इंप्रूवमेंट कर दी, इंप्रूवमेंट कैसे करेगा? जैसे कोई वेल कुआं बनवा दिया इसके साथ में, इसको थोड़ा कलर करवा दिया, इस हाउस को कुछ ना कुछ इसमें और इंप्रूवमेंट्स कर दी, इसके साथ कुछ और कंस्ट्रक्शन कर दी, इसके पास लैंड पड़ी थी थोड़ी साथ में और वहां पर भी कंस्ट्रक्शन कर दी, यहां से भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स यहां से भी कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। ये जो इनकम है, ये जो खर्चा किया है, इंप्रूवमेंट किया है इसमें, इसके लिए ए एंटाइटल्ड नहीं होगा, इसके लिए ए एंटाइटल्ड नहीं होगा। मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mean profit? Mean profit are the damages or compensation. Good evening friends, welcome to Juris Prep classes. आज हम करेंगे मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड में, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी डिफाइन करता है व्हाट इज मीन प्रॉफिट। ऑर्डर 20 रूल 12 जो है वो डील करता है, प्रोवाइड करता है प्रोविजंस फॉर डिग्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है मैस में प्रॉफिट, लेकिन एस इसमें साइलेंट है, प्रोनाउंस इसे करते हैं मीन प्रॉफिट। इसमें एस जो है वो साइलेंट है, प्रोनाउंस करते हैं मीन प्रॉफिट। जो लीगल प्रोविजंस हैं सीपीसी में वो है सेक्शन सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 डिफाइन करता है इसी तरह से एक और प्रोविजन है ऑर्डर 20 का रूल 12। वो भी इसी के साथ डील करता है।
मीन प्रॉफिट को समझने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन को एक बार दोहरा देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। डेफिनेशन क्या है मीन प्रॉफिट की? मीन प्रॉफिट मीन्स दोज प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, जो कि कोई पर्सन है रॉन्गफुल पोजेशन में है, वो ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड, कोई पर्सन जो है रॉन्गफुल पोजेशन में है वो एक्चुअली प्रॉफिट्स को रिसीव करता है, लॉफुल पोजेशन में नहीं है, वो रॉन्गफुल पोजेशन में है, वो ऐसे प्रॉफिट्स रिसीव करता है। मीन दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन of such property actually received or might with ordinary diligence have received, या फिर आम सूझबूझ के साथ वो प्राप्त करता ऐसे प्रॉफिट्स उस प्रॉपर्टी में से जिसमें वो रॉन्गफुल पोजेशन में है। इसके साथ टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, जो उसने रॉन्गफुल पोजेशन में से प्रॉफिट गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, उन पर इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होगा। बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स, लेकिन इसमें वो चीजें इंक्लूडेड नहीं होंगी जो उसने उस प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट की है, रॉन्गफुल प्रॉपर्टी, रॉन्गफुल लॉस में। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे एक पर्सन जो है वो रॉन्गफुल पोजेशन में है, एक हाउस है, एक हाउस है, इसका ओनर जो है वो ए है, ए जो है इसका ओनर है, लेकिन बी के पास इसका पोजेशन है। ये जो पोजेशन है बी का, ये लॉफुल पोजेशन नहीं है, ये रॉन्गफुल पोजेशन है। कैसे रॉन्गफुल पोजेशन कैसे होगा? ना तो इसने लीज पर लिया है, ना इसके पास लाइसेंस है इस घर में जाने का, ना इसने मॉर्टगेज पर लिया है, ना ही इसके पास कोई टाइटल है प्रॉपर्टी का। लॉफुल कैसे होगा? लॉफुल होगा इसने, ये बी ने अगर लीज पर लिया है, किराए पर लिया है, अगर इसके पास गहने हैं, मॉर्टगेज है, तो ये लॉफुल पोजेशन होगा। बी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बी इस पोजेशन में से, रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ हाउस में से जो भी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉफिट कमा सकता है, दोज आर कॉल्ड मीन प्रॉफिट। कैसे कमाएगा? इस मकान को रेंट पर देकर, इसे आगे मॉर्टगेज पर देकर, इसमें से कुछ भी और काम करके वो प्रॉफिट कमा सकता है। अगर इस हाउस के साथ साथ कुछ लैंड भी है, कुछ जगह भी है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें ये अगर हाउस बना हुआ है तो एग्रीकल्चर लैंड में ये खेती करके कुछ ना कुछ कमा सकता है। जो भी वो कमाएगा इस लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से, इस हाउस से, ऑल दोज आर मीन प्रॉफिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। जो भी ब्याज आएगा इसके ऊपर वो भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन
इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं होगा? इसमें अगर बी ने इस हाउस में, इस लैंड में कोई इंप्रूवमेंट्स कर ली, कैसे? इसने यहां पर एक वेल बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया, इसमें से पानी लेकर ये इसमें ट्यूबवेल लगवा दिया, पानी लेकर ये खेती करवाता है। इस घर में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर दी, कुछ और मकान बना दिए इसके साथ। ये इंप्रूवमेंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। ये जो ट्रू ओनर है इस मकान का, इन प्रॉफिट्स को लेने का हकदार होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट्स को लेने का हकदार नहीं होगा। इंटरेस्ट का हकदार होगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं होगा। मीनिंग क्या है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन प्रॉफिट? मीन प्रॉफिट्स आर डैमेजेस और कंपनसेशन। इसका मतलब क्या है? डैमेजेस या कंपनसेशन पेएबल बाय द पर्सन हु इज इन रॉन्गफुल पोजेशन। ऐसे डैमेजेस या कंपनसेशन है जो व्यक्ति रॉन्गफुल पोजेशन में है, गलत गैर कानूनी पोजेशन में है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो दोज आर मीन प्रॉफिट। The person who occupies the land of another person unlawfully is liable to pay compensation or damages to true owner। वो जो एक्चुअल ओनर है उसे वो कंपनसेशन या डैमेजेस देने के लिए लायबल है। ट्रू ओनर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर कंपनसेशन और डैमेजेस from the person who is in unlawful possession of the property। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ये प्रोविजन क्यों बनाई गई है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रोविजन का? सीधी सी बात है भाई, हर पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी में रहने का पूरा अधिकार है। एवरी पर्सन हैज ए राइट टू पोजेस हिज प्रॉपर्टी। और जब भी उसे डिप्राइव किया जाएगा अपनी प्रॉपर्टी में से, कोई और व्यक्ति उसे डिप्राइव करेगा, तो क्या होगा? जो ट्रू ओनर है वो पोजेशन के लिए भी एंटाइटल है, और जो प्रॉफिट्स जो है उसने गैर कानूनी तरीके से लिए हैं ट्रेसपासर ने, उनको भी रिकवर करने का हकदार होगा। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू पोजेस हिज प्रॉपर्टी, एंड व्हेन ही इज डिप्राइव्ड ऑफ सच राइट बाय अनदर पर्सन, he is not only entitled to restoration of possession of his property, but also damages for wrongful possession from that person. The main profit are thus a compensation paid to the real owner. क्या है? ये कंपनसेशन है जो रियल ओनर को पे किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऐसी प्रोविजन क्यों बनाई गई है? ऑब्जेक्ट ऑफ अवार्डिंग अ डिग्री फॉर मीन प्रॉफिट इज टू कंपनसेट द पर्सन हु हैज बीन केप्ट
out of possession and deprived of enjoyment of his property even though he was entitled to possession thereof. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जो व्यक्ति को अपने कब्जे से बाहर रखा गया है, अपनी प्रॉपर्टी से बाहर रखा गया है, उसे पोजेशन भी मिलना चाहिए और इसका कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। यही बात जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ये बताया गया है। एक जजमेंट है लक्की कोचू वारीत वर्सेस पी मरियप्पा गौंडर। लूसी कोवाराइट वर्सेस पी मरियप्पा गौंडर। AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज है 1214। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो अराइज होता है इसमें, ये किसके अगेंस्ट होम? किसके अगेंस्ट पास किए जा सकते हैं? अ पर्सन हु इज इन रॉन्गफुल पोजेशन, wrongful possession of immovable property, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किनके अगेंस्ट किया जा सकता है? जैसे कोई टेनेंट है, टेनेंट के अगेंस्ट डिग्री फॉर पोजेशन, डिग्री फॉर एविक्शन पास हो गई, लेकिन उसने खाली नहीं किया। जिस डेट से डिग्री पास हुई उस दिन से वो लायबल होगा मीन प्रॉफिट पे करने के लिए। दिस वॉज हेल्ड इन एंडरसन राइट वर्सेस अमरनाथ। एंडरसन राइट वर्सेस अमरनाथ रॉय। AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। पेज नंबर 2457। ये टेनेंट के अगेंस्ट भी पास किए जा सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट डिग्री फॉर पोजेशन पास हुआ है, उसके अगेंस्ट भी वो भी लायबल होगा पे करने के लिए। डिग्री फॉर पोजेशन
गोपाल कृष्णा पिल्ले वर्सेस मीनाक्षी। AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 155। ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट डिग्री फॉर पोजेशन पास हुई है, अगर वो फिर भी पोजेशन नहीं छोड़ता तो उसके अगेंस्ट भी मीन प्रॉफिट का डिग्री पास हो सकती है। और किसके अगेंस्ट डिग्री पास होती है? ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर सीताराम वर्सेस दीपा नारायण। दीपा नारायण। AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1870। ट्रेसपासर्स के अगेंस्ट भी डिग्री पास हो सकती है। ऐसे मॉर्टगेजर कौन होता है? जिसने मॉर्टगेज पर जमीन दी है, अपनी प्रॉपर्टी दी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है। अगर उसके अगेंस्ट फोरक्लोजर की डिग्री पास हो गई है, वो फिर भी पोजेशन नहीं छोड़ता, तो उसके अगेंस्ट भी मीन प्रॉफिट की डिग्री पास हो सकती है। इसके ऊपर जजमेंट है शिव कुमार वर्सेस संतोष कुमारी। शिव कुमार वर्सेस संतोष कुमारी। AIR 2008, सुप्रीम कोर्ट। पेज नंबर 171। मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी मॉर्टगेजी के अगेंस्ट अगर डिग्री फॉर रिडम्पशन पास हो गई है, अगर वो फिर भी पोजेशन नहीं छोड़ता, तो उसके अगेंस्ट भी मीन प्रॉफिट की डिग्री पास हो सकती है। इसके ऊपर जजमेंट है प्रभाकरन वर्सेस अजागिरी पिल्ले। AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट। पेज नंबर 1567। इनके अगेंस्ट मीन प्रॉफिट की डिग्री पास हो सकती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है मीन प्रॉफिट के टॉपिक के नीचे, हम ये पता कैसे लगाएंगे कि कितने मीन प्रॉफिट देने हैं ट्रू ओनर को? हम इसकी जायजा कैसे लगाएंगे? हम इसका असेसमेंट कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे जजमेंट? डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में इटसेल्फ लिखा है क्या देना है और क्या नहीं देना है मीन प्रॉफिट। क्या कहता है मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन? क्या? दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड, जो बी ने एक्चुअली रिसीव किए, एक्चुअली रिसीव्ड, जो उसने एक्चुअली रिसीव किए, या वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ अपनी आम सूझबूझ के साथ रिसीव कर सकता था, जो उसने असल में प्राप्त किए या वो प्राप्त कर सकता था। एक्चुअली रिसीव्ड या माइट हैव रिसीव्ड। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी, प्लस इंटरेस्ट माइनस जो इसने इंप्रूवमेंट की, ये प्लस कर देनी है इंटरेस्ट, और जो उसने इंप्रूवमेंट्स की हैं उसे निकाल देना है। ऐसे करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट इज इक्वल टू एक्चुअली प्रॉफिट्स रिसीव्ड माइट हैव रिसीव्ड प्लस इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स माइनस इंप्रूवमेंट्स। ये सारे जो है ऐसे असेसमेंट करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कितने देती है। कुछ समय तक कोर्ट का जो पैरामीटर था वो था कि इसमें से रेंट कितना आता, लेकिन आजकल जो है रेंट के साथ साथ सरकमस्टांसेस क्या हैं, सराउंडिंग सरकमस्टांसेस क्या हैं, वो भी कोर्ट कंसीडर करने लगी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है, टेस्ट क्या है। टेस्ट मीटर क्या है? द टेस्ट टू असर्टेन मीन प्रॉफिट क्या है? इज नॉट बट द प्लेंटिफ हैज लॉस्ट। प्लेंटिफ ने क्या लूज किया, ए ने क्या लूज किया, ये टेस्ट मीटर नहीं है। टेस्ट मीटर क्या है? बी ने एक्चुअली क्या गेन किया या वो गेन कर सकता था, दिस इज द टेस्ट मीटर। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड है, उसके अंदर जो है बी जो है पोजेशन में है, रॉन्गफुल पोजेशन में है। इस लैंड में बी ने क्या किया, इंडिगो लगा दिया, लेकिन वो इस लैंड में अगर शुगर केन लगाता, अगर वीट लगाता, कनक बीजता या टबाको की खेती करता तो उसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकते थे। लेकिन उसने
ये नहीं, वीट नहीं उगाई, शुगर केन गन्ना नहीं उगाया, टबाको नहीं बीजा, लेकिन उसने इंडिगो बीजा। तो ये नहीं देखा जाएगा उसने क्या करना चाहिए था, क्या किया। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति जो है क्या करता, उसे देखा जाएगा। ये वाली जो एग्जांपल मैंने दी है, ये है हैरी कैम्पसन ग्रे वर्सेस भागो मिया, AIR 1930 सुप्रीम कोर्ट, आई एम सॉरी, प्राइवी काउंसिल। हैरी कैम्पसन वर्सेस भागोमिया। प्रेवी काउंसिल का केस है 1930। प्रेवी काउंसिल, इसमें ऑनरेबल प्रेवी काउंसिल ने क्या कहा, अ पर्सन हु इन रॉन्गफुल पोजेशन प्लांट्स इंडिगो ऑन द लैंड and it is proved that a prudent agriculturist would have planted sugar cane, wheat or tobacco, the mean profit should be assessed on the basis of those more profitable crops. जो wheat से, sugar cane से या टबाकू से बेनिफिट मिलता, वो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इस कोर्ट में, इस केस में ये कहा गया, जो वो ज्यादा अपनी समझ बूझ के साथ अगर ज्यादा कमाई कर सकता था, माइट हैव रिसीव, जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति कमा सकता था, वो वाले असेसमेंट में लिए जाएंगे। टेस्ट मीटर है जो प्रूडेंट व्यक्ति कमा सकता था। प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल क्या है? नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जो रॉन्गफुल पोजेशन में है वो प्रॉफिट नहीं ले सकता। नो प्रॉफिट बाय ए पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। दूसरा है, जिस हालात में ट्रू ओनर को होना चाहिए था, उस हालात में उसे पहुंचाना। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर डिस्पोजेशन ऑफ डिग्री होल्डर, और टू यूज जो है डिग्री होल्डर जो है उस प्रॉपर्टी को अपने कैसे यूज करता, हिमसेल्फ अपने आप कैसे यूज करता, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सीपीसी में कुछ नहीं लिखा गया कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। जब कुछ ना लिखा गया हो सीपीसी में, तो इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6% पर एनम। ये जो जजमेंट थी लूसी कोचोवारे वर्सेस पी मरियप्पा गाउंडर, इसमें भी यही कहा गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए था, पर एनम जो है वो इंटरेस्ट देती। इसमें भी यही क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से एक लेटेस्ट जजमेंट है श्री रामनिक वल्लभदास मधावनी वर्सेस ताराबेन। श्री रामनिक वर्सेस ताराबेन 2004 की है सुप्रीम कोर्ट। ताराबेन
इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, अपेक्स कोर्ट ने कहा कि इंटरेस्ट जो है वो ईयरली बेसिस पर काउंट होगा। डिडक्शंस डेफिनेशन में इटसेल्फ दिया है, जो इंप्रूवमेंट्स की हैं, रॉन्गफुल इस पर्सन ने अगर कोई इंप्रूवमेंट की है इस प्रॉपर्टी में, वो डिडक्ट होंगे। ऐसे चार्जेस, ऐसा खर्चा जो रेंट को कलेक्ट करने में खर्च किया गया, वो भी इसमें से डिडक्ट होगा। जो कॉस्ट आती है कल्टीवेशन में या फसल को निकालने में, रीपिंग द क्रॉप्स और कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स, वो भी डिडक्ट होगी। पब्लिक चार्जेस अगर कोई देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ता है, वो भी इसमें से डिडक्ट होगा। ये सारी चीजें डिडक्ट होगी। नेक्स्ट जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन प्रूव करेगा? अरे भाई, इट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल, जो चाहता है उसके हक में कोई डिग्री पास हो वो प्रूव करेगा। कौन चाहता है? ए चाहता है, ए क्लेम कर रहा है, जो क्लेम कर रहा है वही प्रूव करेगा कि मुझे कितने मीन प्रॉफिट मिलने चाहिए, कितने मुझे मीन प्रॉफिट नहीं मिलने चाहिए। आज का टॉपिक जो है छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया ज्यादा डिटेल में। क्यों? रीजन है, अगर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन मीन प्रॉफिट, ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर वो 12 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, तो आपको इस तरह से टॉपिक वाइज जजमेंट के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे लिखोगे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। टॉपिक वाइज अलग अलग कर लो, हर चीज को अलग अलग एक्सप्लेन करो हर पार्ट में। अगर एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन मीन प्रॉफिट, तो सिर्फ डिफाइन करोगे। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं सीपीसी में जो मीन प्रॉफिट के साथ डील करती हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनता है और 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। जो बच्चे राजस्थान में या कहीं और अपीयर हो रहे हैं, वहां पर कई बार 1 मार्क का, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच प्रोवाइड मीन प्रॉफिट, तो सिर्फ यही 2 लिखने हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, आपने उसी हिसाब से इसको टेलर मेड करना है। अगर उसने कहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मीन प्रॉफिट, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी इस तरीके से। अगर सिर्फ डिफाइन पूछता है, डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग, अगर वो कहता है इसे एक्सप्लेन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, तो उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अगर 5-6 मार्क्स का है, टाइम के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन बड़ा या छोटा किया जा सकता है। यह है हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज मीन प्रॉफिट। थैंक यू जेंटलमैन, सी यू टुमारो।